चलिए मैं सभी बच्चों का एक बार फिर से दिल से स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि रेशियो एनालिसिस के इस वीडियो की सीरीज में हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं। आज एक और नया चीज सीखने वाले हैं। आखिरी क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो, और उसके अंदर हमने 6 तरह की रेशियोज के बारे में जिक्र किया था, जिसमें हमने सबसे पहले 3 रेशियोज को हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर लिया था, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम एक नए रेशियो के बारे में जानेंगे और एक नए रेशियो के बारे में जानेंगे बच्चों, जो कि आपको दिख रहा है। लास्ट क्लास में मैंने मार्क करवाया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसको मैंने कहा था वीवीआई है। अगर ये तुमने कवर कर लिया फिर तो टेंशन है ही नहीं, फिर आप समझो कि ये रेशियो भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो आओ आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे, और उसके बाद हमारा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसकी अगली वीडियो में हम लोग इन दोनों को कवर कर लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और उसके साथ ही साथ हमारा फिर ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले हम लोगों ने टारगेट ले लिया कि अपन लोगों को आज इस वीडियो में क्या कुछ मिलने वाला है, अपन लोग कितनी जानकारी लेंगे। सबसे पहले वीडियो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो देखने के बाद अगर तुमको लगा हो कि तुमने बहुत शानदार चीजें बहुत यूनिक तरीके से सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य बस स्पष्ट है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और आप चीजों को लर्न करो, लर्न विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ, रटने की जरूरत नहीं है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री को ही क्या कहते हैं? स्टॉक। पहले छोड़ो क्या बातें लिखी हैं हम बाद में समझेंगे, पहली मेरी द्वारा रचे गए कहानी को एक बार तुम सुन लो सबसे पहले, उसके बाद ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब तक जो भी हमने फॉर्मूले को पढ़ा था और अब जो हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है उसमें फर्क तो है, फर्क तो है। फर्क कहां है ये भी बताऊंगा, फर्क क्यों है ये भी बताऊंगा। मैं सिर्फ यहां बोलने ये नहीं आया हूं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये होता है, ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे, नहीं फिर मजा नहीं आएगा, फिर इस चैनल पर आने का मतलब नहीं बना। हम जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। अब तक जो हमने फॉर्मूले को सीखा था वो बड़ा सिंपल तरीके से सीखा था कि सबके न्यूमरेटर में एक चीज आ रहा था, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिनोमिनेटर में आ रहा था जो चीज हमको निकालना था उसको हम डिनोमिनेटर में डाल दे रहे थे। लेकिन यहां पर फॉर्मूला ही बदल जाएगा, यहां पर आपको सेल्स को कंसीडर करना ही नहीं है, यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कंसीडर करना है, COGS। ऐसा क्यों हुआ? और यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो कायदे से पुराने फॉर्मूले के हिसाब से हमको लिखना चाहिए था सेल्स अपॉन इन्वेंट्री, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री, लेकिन मैंने सेल्स को भी रिप्लेस कर दिया और क्या लिख दिया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नीचे मैंने इन्वेंट्री की बगल में लगा दिया एवरेज, मैंने इन्वेंट्री की बगल में लगा दिया एवरेज। तो सबसे बड़ा सवाल, इन्वेंट्री के बगल में ये एवरेज क्यों जुड़ा, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। और ऊपर हम सेल्स को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सेल्स के बदले में हम COGS को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं। अत्यंत मजबूरी के केस में अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उस केस में सेल्स को लेके बना लेंगे। लेकिन यहां पर सेल्स जो है रिप्लेस हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ, क्यों हुआ? वादा करता हूं भले अभी तुमको नहीं पता होगा, जो बच्चे किसी और टीचर से पढ़ चुके हैं हो सकता है उनको भी इस चीज का लॉजिक नहीं पता हो कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज के बाद आपको इसका लॉजिक मिल जाएगा, और उन टीचरों को भी लॉजिक मिल जाएगा जो बच्चों को सीधे सीधे बता देते हैं कि भैया ये फॉर्मूला ऐसे होता है, रट के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वीडियो से बहुत सारे लोग सीखते हैं, चाहे टीचर हो स्टूडेंट फर्क नहीं पड़ता, सीखने की जरूरत है। खैर आओ जरा
चलो बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको ये बताता है कि अपन लोगों ने जब बिजनेस को शुरू किया था, चलो आओ जरा एक डायग्राम की मदद से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, चीजों को सिंपल बना देता हूं। ये अपन लोगों का बिजनेस है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो अपने इस गोडाउन में लाके बहुत सारे माल को भर दिया, स्टॉक को मैंने क्या किया, भर दिया। अब सवाल ये उठा कि ये पड़ा हुआ इन्वेंट्री मेरे गोडाउन से कब निकल गया, कब निकल गया, उसका रेशियो के निकलने का मतलब है कि ये स्टॉक, ये सारा का सारा पड़ा हुआ स्टॉक ये सेल्स में कब कन्वर्ट हो गया, ये सेल्स में कब कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने की रफ्तार कितनी है। इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉक सेल्स में कब बदलेगा, उसका अनुपात क्या होगा। अब बहुत दुकानदार सामान तो मंगा लिया, अपने गोडाउन में रख लिया, कम वक्त का माल ही नहीं बिका, 1 साल तक एक्सपायर कर गया, कंपनी वाला भी परेशान है, कंपनी को रिक्वेस्ट डाला कि भैया आपका माल एक्सपायर कर गया, ले जाइए। या तो हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बिजनेस में कैलकुलेट करें, हम बिजनेस में कैलकुलेट करें, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले ये देखो कि उस बिजनेस का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, वो जो माल स्टॉक के रूप में रख रही है वो माल कितने दिन में बिक जाता है। कई बिजनेस का ऐसा हाल रहता है कि माल आया और निकल गया, माल आया और निकल गया। भैया होता है कि नहीं, तुम अपने आसपास देखो, कुछ व्यापारी ऐसे होंगे जिनका माल अभी उतर के रखाया ही है गोडाउन में, तब तक माल सेल आउट हो गया, आउट ऑफ स्टॉक। और कई व्यापारी ऐसे भी हैं कि माल मंगाया तो सही, बिकने में धीरे धीरे बिक रहा है, टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, प्रैक्टिकली सोचना है, रटना कुछ नहीं है। अपने आसपास के व्यापारियों को जरा देखो, तुमको याद आएगा कि कुछ ऐसे व्यापारी, कुछ ऐसे बिजनेसमैन जरूर होंगे। लॉकडाउन जब लगा था, कोरोना जब आया था, मास्क उतरता था, उतरते चला जाता था, अभी उतर के गोडाउन में रखाया, अगले दिन सारा साफ, सैनिटाइजर साफ, ऑक्सीजन सिलेंडर आया साफ। मतलब ऐसे स्टॉक्स का टर्नओवर क्या था, बहुत हाई था, बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या सीखेंगे इस रेशियो के अंदर कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में, कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेल्स में। तो आइए बच्चों, तो अच्छा हाई रहेगा तो अच्छी बात है या लो रहेगा अच्छी बात है, जाहिर सी बात है हाई रहेगा तो अच्छी बात है, लो रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हाई रेशियो ये बताएगा कि हमारा माल जल्दी से बिक जा रहा है और लो रेशियो बताएगा कि हमारा माल बिक नहीं रहा है। इसमें कई तरह की मैनिपुलेशंस की संभावनाएं होती हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बीकॉम लेवल पर वो चीजें डिटेल में डिस्कस करता हूं बच्चों के साथ, आपके लिए वो जरूरी नहीं है, इसलिए अपने आप को हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे और बिल्कुल एकदम नालायक बच्चे की तरह समझ जाएंगे कि हाई रेशियो रहता है तो अच्छी बात है, लो रहेगा तो गंदी बात है, अच्छी बात है। चलो जरा पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, ये क्या बताता है, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, इट डिटरमाइंस, क्या बताता है भाई, द नंबर ऑफ टाइम्स। भैया आंसर टाइम्स में आएगा, आंसर किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज टर्न्ड इनटू सेल्स, स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हुआ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर कंसिडरेशन। फालतू है काट दो, कंफ्यूज होने से फायदा नहीं है। तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज टर्न्ड इनटू सेल्स, हमारा हम स्टॉक के मुकाबले हमारा सेल्स कितनी गुना कन्वर्ट हो गया, मतलब जो हमारे पास स्टॉक है वो सेल्स में कैसे कितनी टाइम्स कन्वर्जन उसका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज द, भैया क्या बताता है ये, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच रिलेशनशिप बताता है भाई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, इसी को कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट लगा दिया तो हो गया क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरीड ड्यूरिंग द पीरियड। भैया सिर्फ इन्वेंट्री नहीं बोला, यहां एक शब्द डाल दिया, एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। इसीलिए फॉर्मूला यहां क्या बन गया, यहां पर अगर आप फॉर्मूला जरा ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनता दिखा आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन
एवरेज इन्वेंट्री। बिल्कुल फॉर्मूला बदल गया। अब तक जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, बदलाव आ गया। ऊपर हमने सेल्स नहीं लिखा, पहला बदलाव, और नीचे हमने सिर्फ एसेट का नाम लिखते थे। अगर कैपिटल इंप्लॉयड था तो कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो तो कैपिटल इंप्लॉयड था, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो तो नीचे फिक्स्ड एसेट्स था। याद आ रहा है बच्चों? बट यहां क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री ना होके हमने क्या लिखा, एवरेज इन्वेंट्री लिखा। चलो मैं इसका जवाब तुमको लगे हाथ दे देता हूं, क्यों इसको ज्यादा डाउट में रखना। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, आओ जरा बहुत ध्यान से समझना, मैं तुमको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बात बताओ, पूरे अकाउंटेंसी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होती हैं खाते के अंदर, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार से ज्यादा उसके बारे में आपको जानकारी गिवन होती है। जैसे मैं कह लूं कैश, जैसे मैं कह लूं डेटर्स, जैसे मैं कह लूं स्टॉक, जैसे मैं कह लूं स्टॉक, जैसे मैं कह लूं इन्वेस्टमेंट। तो इन सब के बारे में जो जानकारी होगी बच्चों, वो एक ही बार आपको दी होगी। लेकिन एक जानकारी ऐसी होती है, मैं कहूं कि ट्रायल बैलेंस, कहां जानकारी गिवन होती है, ट्रायल बैलेंस में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में इनकी जानकारी हमको गिवन है तो इन सबकी जानकारी मुझे एक ही बार गिवन है। लेकिन ट्रायल बैलेंस का एक आइटम ऐसा भी है जिसके बारे में जानकारी हमको दो जगह दी होती है। कौन सा वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है जिसकी जानकारी दो जगह दी होती है? तो उसका नाम है भैया स्टॉक। उसका नाम क्या है, स्टॉक। इसकी जानकारी हमको ट्रायल बैलेंस में दो जगह दी होती है, एक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर या फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर, ओपनिंग स्टॉक करके या फिर क्लोजिंग स्टॉक करके। ओपनिंग स्टॉक करके दिया होगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक करके दिया होगा। तो भैया अब आपको जानकारी स्टॉक से संबंधित दो दी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सवाल उठा किसको लें किसको नहीं लें, किसको लें किसको नहीं लें। अगर दोनों को ले लेते हैं तो ओवर वैल्यूएशन का केस आ जाएगा, वैल्यू ज्यादा आंकनी पड़ जाएगी। तो वैसे के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इनका एवरेज ले लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो सॉल्यूशन का एक ही तरीका है कि आप ना तेरा ना मेरा, दोनों का बराबर बराबर। तो इसीलिए मैं कर लेता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और दोनों का मैंने एवरेज निकाल दिया। एवरेज का मतलब 2 से भाग दे दिया, तो यही बच गया क्या, यही बन गया क्या हमारा एवरेज इन्वेंट्री बन गया। दिस इज आवर व्हाट, एवरेज स्टॉक। तो इस कारण की वजह से बच्चों हमने डिनोमिनेटर में सिर्फ इन्वेंट्री नहीं लिया, हमने डिनोमिनेटर में दो तरह की इन्वेंट्री दी गई थी, ओपनिंग और क्लोजिंग। कंफ्यूज हो गए किसको लें, इसलिए दोनों को ले लिया, दोनों को लिया, मिल बांट के लिया, उनका एवरेज निकाल लिया। इसलिए फॉर्मूला बन गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताओ, वैल्यूएशन जो होती है वो कॉस्ट बेसिस पर होगी। अब इस स्टॉक, भैया जो स्टॉक मेरे पास पड़ा, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल मैं बेचने वाला हूं उसकी लागत कितनी है, ठीक है। ध्यान से समझना जरा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक बात और। क्या समझाने वाला हूं कि ऊपर न्यूमरेटर में मैंने सेल्स क्यों नहीं लिया, न्यूमरेटर में मैंने सेल्स ना लेकर के मैंने सीओजीएस क्यों लिया। ये दूसरा हिस्सा शुरू कर रहा हूं बच्चों, ये सीओजीएस मैंने क्यों लिया, तो जरा ध्यान से समझना। बहुत गहरी चीजों को बता रहा हूं। क्वेश्चन बनाने में आपको सीधा सीधा फॉर्मूला से बन जाएगा, लेकिन लॉजिक नहीं पता चलेगा। मैं लॉजिक के साथ आपको इंटरप्रेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला ये क्लियर हो गया कि एवरेज स्टॉक क्यों लिया जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन रहता है और बाहर भी गिवन रहता है। दोनों में से किसको लिया जाए, ओवर वैल्यूएशन ना हो, जिससे बचने के लिए हमने एक सुझाव दिया कि एवरेज ले लो। एवरेज के लिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 किया तो एवरेज स्टॉक आ गया। अच्छा एक बात बताओ, गोडाउन में मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है, जब मैं उसकी वैल्यूएशन करूंगा तो मैं उस स्टॉक की लागत ही तो देखूंगा कि जितना का माल मेरे पास पड़ा हुआ है उसको बनाने में खर्चा कितना आया है, कॉस्ट।
अच्छा एक बात बताओ, मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिट सेम होता था तब सॉल्व करते थे या यूनिट अलग होता था तब सॉल्व करते थे? बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, छोड़ो अकाउंटेंसी यार, मैं मैथ की बात कर रहा हूं। अगर तुमको सवाल मैथमेटिक्स में दिया होता था, ऐसे दिया होता था 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, तो आपके मैथ के टीचर ने आपको बताया होगा कि सबसे पहले ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तब जब इनका यूनिट क्या हो, सेम हो। जब तक यूनिट सेम नहीं करोगे तब तक क्या सवाल बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, यूनिट तो सेम होना चाहिए। तो इसी मैथ के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमारे इस अकाउंटेंसी में यहां किया जाता है। जब मैं बात करता हूं कॉस्ट, जैसे ही मैंने एवरेज स्टॉक लिया, ये जो एवरेज स्टॉक की जो कहानी है ना, यही मुझे मजबूर कर रही है कि सेल्स को नहीं लेना, किसको लो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लो। इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो फॉर्मूला में हमने देखा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आईटीआर बराबर क्या होता है? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान से समझना, बस एंड तक पहुंच ही गए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और ये जो एवरेज इन्वेंट्री हम लोगों ने लिया है बच्चों, ये हमने किस पर लिया है? ये हमने कॉस्ट वैल्यू पर लिया है, ये हमने कॉस्ट वैल्यू पर लिया है। अब सवाल ये उठा कि जब इसको कॉस्ट वैल्यू पर लिया है तो ऊपर अगर मैं सेल्स लिखता हूं तो सेल्स में तो प्रॉफिट ऐड होगा ना बच्चों। सेल्स लिखने का मतलब है कि इसमें प्रॉफिट ऐड है, इसमें प्रॉफिट ऐड है। तो भैया एक बात बताओ, फिर तो मिसमैच आएगा, आंसर कभी मैच करेगा ही नहीं। और जब तक डिनोमिनेटर, जब तक यूनिट सेम नहीं होगा, हम कैसे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो, छोड़ो यार टेक्निकल चीजों को। आसान भाषा में कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूनिट का सेम होना जरूरी है। जब नीचे की वैल्यू तुमने कॉस्ट पर ली है तो ऊपर की वैल्यू तुमको कॉस्ट पर लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम ऊपर सेल्स नहीं लिखते। क्योंकि अगर हम ऊपर सेल्स लिख देंगे तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। जुल्म क्या होगा कि सेल्स में प्रॉफिट जुड़ा है, नीचे की वैल्यू कॉस्ट पर, ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट पर, प्रॉफिट जोड़ के सेल्स पर, यूनिट सेम नहीं हुआ, कैलकुलेशन एरर। तो इसीलिए ये एवरेज इन्वेंट्री ही कारण बन गया। अपने तो गया ही गया, साथ को दूसरे को भी ले गया। वही बात हो गई, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबे सनम, दोनों डूब गए एक साथ, नालायक कहीं के। तो इस एवरेज इन्वेंट्री की वजह से ऊपर हमको किसको लेना पड़ा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेना पड़ा। अगर ये लॉजिक तुमको समझ में आ गया और तुमने आज के पहले इस लॉजिक को नहीं जाना था तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। कंजूसी मत करो, जब तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं कर रहा तो तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल ये है, तुमको कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। दिल खोल के अपनी बातों को लिखो अपने टीचर के प्रति, दिल खोल के चलो। और जिसको ये चीज समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, आप इसको कर लो JFK। मैं तो ये लॉजिक आपको बताया हूं बस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस आपके काम की बात पता है क्या है? सिर्फ बस आपके काम की बात इतनी है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? तो सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? तो एवरेज इन्वेंट्री निकलता है कैसे भाई? तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे? ओपनिंग पर प्लस क्लोजिंग बाय 2, बस इतना ही। चलो, हर कॉन्सेप्ट में मैंने फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, उसी चीज को यहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम करने लगेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्या तुम तैयार हो? जल्दी से, अगर सारी चीजें तुमको अब तक बिल्कुल समझ में आ गई हैं, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। मैं मान जाऊंगा तुमको समझ में आ गया। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, कंजूसी नहीं करने का। क्या जाता है तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब करने में? कर दो ना यार, कर दो। क्या हो गया? तुमको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा। मेरा इसमें कोई बहुत फायदा नहीं है, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टीचिंग चैनल बहुत, मैं चाहूं कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस को छोड़ के बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह
रीच हो जाए तो असंभव है, कुछ लोगों तक, सिलेक्टेड लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकता हूं, सिलेक्टेड बच्चों तक। कुछ का भला तो जरूर हो जाएगा मेरे इस छोटे से प्रयास से। ठीक है बच्चों, आओ जरा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? तो भैया सिंपल तरीका है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में समझा रहा था आपको, चैप्टर कवर करवा रहा था, तो उसमें हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर देखा था। तो वहां के फॉर्मूले को यूज करके, आइटम्स को यूज करके सबसे पहले डिफाइन कर दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भैया हेलो, एक बार जाके रिवाइज कर लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर तुमको याद हो तो एक एक आइटम्स को मैंने क्लासरूम के अंदर डिस्कस कर रखा है डिटेल में। ठीक है, तो यहां मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा तरीका निकालने का मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं अपनी तरफ से। इंपॉर्टेंट ये वाला तो आपको हमेशा याद रखना है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और एक फॉर्मूला और हो जाता है, जब तुम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हो, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तो कॉस्ट ही आएगा, इसमें कौन सी भारी बात है। सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस किया तो कॉस्ट आ गया। एक चीज और समझ लो, कॉस्ट बड़ा है या सेल्स? कॉस्ट बड़ा है या सेल्स? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर सेल्स, कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स या लेस देन सेल्स? कॉस्ट इज लेस देन सेल्स, बिल्कुल सही बात। कॉस्ट हमेशा छोटा होता है सेल से। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सेल्स में क्या जुड़ा होता है? सेल्स में प्रॉफिट का हिस्सा जुड़ा होता है, लेकिन कॉस्ट में प्रॉफिट का हिस्सा नहीं जुड़ा होता। तो याद रखना, अभी आगे क्वेश्चन आएगा जहां हमको कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट करना होगा, सेल को कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हमको कॉस्ट को सेल का मतलब क्या है? छोटे को बड़े में तो प्लस करेंगे, और सेल को कॉस्ट में, बड़े को छोटे में तो माइनस करेंगे। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने अपने क्लासरूम के अंदर कन्वर्जन करना सिखाया था, कॉस्ट को सेल में और सेल को कॉस्ट में। एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूंगा बच्चों, चिंता मत करो। जो बच्चे क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़े हैं, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और दूसरा, एवरेज इन्वेंट्री मैंने डिस्कस कर दिया। और दूसरा मैंने क्या डिस्कस कर दिया? एवरेज इन्वेंट्री डिस्कस कर दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, गहरी सांस ले लो, बहुत इजी चीज हमने कवर किया है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात है ही नहीं मेरे बच्चों। एक बार मुस्कुरा दो, टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, चलो देखो, आओ तो बस क्या याद रखो, आईटीआर इज इक्वल टू, सॉल्ट में इसको हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स में इसको कहा जाता है, अकाउंट्स में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो सेल्स में किस रफ्तार में कन्वर्जन उसका हो रहा है, कितनी गुना कन्वर्जन है। चलो देखो जरा, इसका भी हम लोग सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको आराम से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट जरा एक बार पढ़ लो। बोलता क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री इज एडेड। हम उसको ऐड तब करेंगे जब ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से। सवाल आएगा तो सॉल्व करा देंगे। अब फॉर्मूला में देखो ना भाई, कोई नई बात नहीं कह रहा है। यहां देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, और मान लो क्लोजिंग इन्वेंट्री तुमको दिया हुआ है -20,000, मान के चलो -20,000, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके, ये माइनस और ये माइनस मिलके इक्वेशन को क्या प्लस नहीं बना देगा? बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो भैया और सवाल ये उठा कि क्लोजिंग हमारा निगेटिव कब आएगा? तो भैया उसी बात को मैं यहां स्पष्ट रूप से समझा दिया हूं कि चेंज इन इन्वेंट्री ऐड तब होगा जब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा हो, किससे? क्लोजिंग से। ओपनिंग 10,000 है और क्लोजिंग क्या है हमारा? 5,000 है। ठीक है, उसी तरीके से माइनस तब करेंगे जब ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, आओ जरा,
बाकी चीजों में कोई टेंशन नहीं है। अगर वही बोलता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर नहीं दिया है, उस एक्सट्रीम केस में आप सेल्स को ले लो। सिग्निफिकेंस क्या है, आओ जरा पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान सी चीज है। इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है भाई? द रेट एट विच इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो क्या रेट है जिसमें हमारा इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, इट इंडिकेट्स वेदर द इन्वेंट्री हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। इन्वेंट्री को हमने एफिशिएंटली यूज किया है या नहीं। ये तो ऐसा वर्ड है जो हमारी जान बचा रहा है। इतनी दफा देख लिया कि अगर भूल भी जाओगे तो इस वर्ड को चिपका के आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। हायर द रेशियो द बेटर इट इज, सिंस इट इंडिकेट्स इन्वेंट्री इज बीइंग सोल्ड क्विकली। जितना अधिक रेशियो होगा उतनी अच्छी बात है। ये बताएगा क्या कि माल मेरा जल्दी बिक जाता है, माल मेरा गोडाउन में लंबे समय तक नहीं रहता, माल आया और बिका, आईटीआर हाई होगा। माल आया परंतु नहीं बिका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो होगा। हाउएवर हाई टर्नओवर, तुम ओवर नहीं है, तुम ओवर नहीं होगा, ये क्या होगा? हाई टर्नओवर। एरर है, जरा ठीक कर लो। हाई टर्नओवर, हाई टर्नओवर नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड केयरफुली as it may be due to buying in small lots and selling quickly at a low margin। JFK काट दो इसको, तुम्हारे काम का नहीं है। लो टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री may be due to bad buyings। भैया मैंने आपको कहा था ना कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, वो कहाँ हो सकती है वो ग्रेजुएशन लेवल पर हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो चीजों को आप बस याद रखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। आइए, मौका भी है, दस्तूर भी है क्या शुरू करने का, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वाह, तो पूरे कॉन्सेप्ट को हमने कवर अप कर लिया और कॉन्सेप्ट में हमको बस कुछ चीजों को याद रखना है। सबसे पहला चीज समराइज कर देता हूं। सबसे पहला चीज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री समराइज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। दूसरा ध्यान रखना है सीओजीएस का फॉर्मूला, सीओजीएस के दो फॉर्मूले को याद रखना है। एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री सीआई, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला एक सिखाया था क्या, दूसरा फॉर्मूला सेल्स माइनस, क्या सिखाया था? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब सेल्स में से जीपी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से संबंधित दो फॉर्मूले, और एवरेज इन्वेंट्री तो तुम निकालना जानते हो। एवरेज इन्वेंट्री बराबर व्हाट? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। लो, बस ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो हम कैसे बवाल सवाल को टवाल करके उड़ा देंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना तुमको। तो मेरे रहते अगर तुम टेंशन ले लिए तो फिर काहे का जीवन तुम्हारा और काहे का जीवन मेरा। तो इसलिए टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने देंगे। आओ देखते हैं सबसे पहले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, चलो बिल्कुल तसल्ली से सवाल को पढ़ेंगे, वही हमारा अप्रोच रहेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूले के हिसाब से दो चीजों की हम तलाश करेंगे और दो चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर फिर हमारे पास होगा। ठीक है बच्चों? आओ देखते हैं सबसे पहला सवाल। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, दिए गए सूचना के आधार पर हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, निकालो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ मैक्स लिमिटेड, जिसमें क्या बोला? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है? 6.5 लाख। पहला टेंशन तो खत्म हो गया। इन्वेंट्री या स्टॉक एट द बिगिनिंग
और एट द एंड। बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग। एंड का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग। तो बिगिनिंग और ओपनिंग दिया। सबसे पहला सवाल बउआ वाला सवाल, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम को दिया है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, पहला क्वेश्चन है, मैं भी पूरा लिख के करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है? 6.5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 6.5 लाख रुपए। अच्छी बात है। मैं निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री। मैं निकालूंगा सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का सबसे पहले नालायक बच्चों की तरफ फॉर्मूला लिख दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, एक ही गलती करोगे जिससे नंबर तुम्हारा उड़ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहला काम तो तुमको ये करना है। अच्छा, क्लोजिंग का वैल्यू तुमको दिया हुआ है सवाल में, ऐसी कोई बात है ही नहीं कि तुम परेशान हो जाओ। देखो जरा दिया है क्या? क्लोजिंग दिया है 50,000, लिख दो। ओपनिंग दिया है कितना? 80,000, 80,000 को लिख दो, डिवाइडेड बाई 2। क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 8 5 30, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,65,000। सॉरी 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 8 5 30 65,000 हो जाएगा ना, सिंपल 65,000। तो मेरे पास आ गया एवरेज इन्वेंट्री कितना? 65,000। उसके नीचे मैं क्या लिखूंगा? नाउ, मैं लिखूंगा नाउ, 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 लो, लो नलायको लो, नाउ। चलो नाउ में क्या लिखूंगा सबसे पहले? आओ जरा, क्या निकालना था मुझे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? तो भैया तुम फॉर्मूला जानते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन व्हाट? एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और मजे की बात यह है मेरे बच्चों कि हमको दोनों वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू पता है। देखो जरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओ भाई साहब आजा इधर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6.5 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 65,000। ये लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6.5 लाख और एवरेज इन्वेंट्री है 65,000। तो ये लो ना, 0 से 0 कट गया, 65 1 जा, ये आ गया हमारे पास 10 टाइम्स। तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 10 गुना है, 10 गुना है। चलो पहले सवाल को बिल्कुल तसल्ली के साथ तुम वीडियो को पॉज करके मौजे में इसको लिख लो, लिख लो। बिल्कुल आसान सवाल। देखो सवाल चाहो तो तुम एक लाइन में भी दे सकते हो, अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, हम तो यही लिख के सॉल्व कर देंगे ना, 80-50 ऊपर भाग देके कर लेंगे, इतना लिखना ही नहीं। लेकिन अगर मार्क्स का है, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, तो आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। और प्रेजेंटेशन कैसे देंगे उसका, मैं अकाउंट्स में मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन के, जितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नंबर। और प्रेजेंटेशन एक आर्ट है, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो क्वेश्चन को पढ़ना हो, समझना हो, सब एक आर्ट है, और वो आर्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। आओ जरा करते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 38। भाई साहब क्वेश्चन करने लग रहे हैं फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई सूचना के आधार पर कैलकुलेट, हमको क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। अच्छी बात है, अच्छा सवाल है,
मैं इसको मार्क करूंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आसान तुमको ये दिख रहा है अभी पता चलेगा बनाओगे तो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए जो मुझे दे दिया। तो सबसे पहला तो मेरा टेंशन खत्म हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो मुझे दिया है कितना, 7.5 लाख। ये लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7.5 लाख दिया है। ये वैल्यू भैया गिवन है, गिवन है तो टेंशन नहीं है भैया, इसको मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। दूसरा मुझे दिया है देखो, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। अच्छा बेटा, क्या दिया भैया, परचेजेस दे दिया, बिल्कुल आसानी से समझते चलेंगे। परचेजेस दे दिया 10,000 और उसके बाद मुझे दे दिया ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया। मजे की बात क्या है, मुझे क्या दे दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे दिया बच्चों, तो उसने मुझे दे दिया 2.5 लाख। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री आएगा तब जब हमको दिया हो क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन सवाल में तो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग दिया है ना, जब तक मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं आएगी, जब तक मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं आएगी, क्या मैं एवरेज निकाल पाऊंगा, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो मेरा सबसे पहला मकसद इस क्वेश्चन में हो गया क्या निकालने का, क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो बच्चा अप्रोच कर लेता है सही से कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, उससे सवाल तो सब बनेंगे। अप्रोच में जहां दिक्कत होनी शुरू हो जाती है वहीं से प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। चलो देखो जरा, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के सॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इस्तेमाल करूंगा इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले को जो हमको दिया है। उपाय तो आपको यहीं से ढूंढना है जो आपके पास संसाधन मौजूद है। अब सीओजीएस का हर फॉर्मूला बच्चा जानता है, तो मुझे उस फॉर्मूले को यूज करना है जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज हो रहा हो। क्या यूज हो रहा हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज हो रहा हो। तो इसका मतलब मैं अभी अभी आपको पीछे समझाया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कहानी, जरा देखो जरा, यहां सीओजीएस बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसी फॉर्मूला को हमको दोबारा से यहां पर लिखना है, इसी फॉर्मूला को हम लोग दोबारा से यहां पर बच्चों लिखेंगे। जरा देखो, लिख देते हैं भैया, इसी फॉर्मूला को दोबारा से लिखो जरा, मैं लिख देता हूं तसल्ली से, ये लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस परचेजेस, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लो वैल्यू रखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 7.5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू है 7.5 लाख। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5 लाख। तुम शॉर्ट में नहीं लिखोगे, याद रखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, तुमको शॉर्ट फॉर्मेट नहीं लिखना। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक है बड़ा हो जाएगा, तो ओपनिंग ऊपर लिखो, स्टॉक नीचे लिखो, डायरेक्ट ऊपर लिखो, एक्सपेंसेस के नीचे लिखो, तो एक लाइन में आ जाएगा, जैसे मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा है। परचेजेस दिया है कितना, 10,000, 10 लाख। लो भाई, परचेजेस कितना दिया है,
परचेजेस है कितना 10 लाख, तो 10 लाख मैंने कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो इसकी वैल्यू को मैं मान लेता हूं 0, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको निकालना है तो इसको एज इट इज लिख दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक ही लाइन में मत सॉल्व कर देना, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना। एक ही लाइन में सॉल्व कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने कर दिया 7,50,000 बराबर 25 और 10 35 लाख, 35 लाख माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहां से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं, आजा भाई, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, मैं यहां से लिख सकता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं इधर भेजा आरएचएस से एलएचएस में तो ये प्लस हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, क्या हो गया, तो मैं इधर 35 लाख में से 35 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा कितने को 7.5 लाख को, 35 लाख में से माइनस किया 7.5 तो 35 में से 7 गया 28, 27,50,000 रुपए। लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ चुकी है 27,50,000। अब क्या इसकी मदद से मैं क्या एवरेज नहीं निकालूंगा, क्या एवरेज नहीं निकालूंगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, बस वही वाली बात, आप एवरेज इन्वेंट्री निकालो और फॉर्मूला में डाल के फिर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल देना। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग पूरा लिखना तुम फॉर्मूला, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालोगे वैल्यू यहां आएगी और इसके बाद फिर नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखना वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूले रखोगे यहां पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा किसमें, टाइम्स में, ये लो। और इसी के साथ आप मुस्कुरा दो क्योंकि आपसे सवाल हो गया है सॉल्व, और गाना गा दो मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो देखिए बच्चे सवाल बहुत सिंपल है, बस तुमको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से चीजों को इस्तेमाल करने आना चाहिए तो सवाल तुमसे इजीली चटपट बनेगा, नहीं तो पट पट तुमको मारेगा। आओ जरा, तो आराम से प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही देनी है, एक एक करके तुमको शॉर्ट फॉर्म कहीं नहीं लिखना, सब जगह लॉन्ग ही लिखोगे, नंबर कट जाएंगे वरना। आओ जरा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक और शानदार सवाल, एक और शानदार सवाल, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलने वाला है। मैं इस सवाल को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। आपके पास जो कोई भी किताब हो, जिस राज्य की भी हो, जहां की भी हो, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उन बुक्स के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछोगे, ठीक है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस पहले असाइनमेंट को करना है, असाइनमेंट के बाद बुक्स को करना है। जो मर्जी सवाल जहां से मर्जी हो वहां से पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट हमेशा अच्छा रहेगा तो मजा आएगा। तो अप्रोच करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। अब मैं वैसे क्वेश्चन को कर रहा हूं जो बिल्कुल एग्जाम में आ जाए, तो सीबीएसई बोर्ड में वो संभव कभी नहीं है। बिहार बोर्ड में संभव है तो नॉलेज आपका 0 हो जाएगा, फिर एग्जाम तो पास नहीं पढ़ोगे तो भी कर जाओगे, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें बिहार बोर्ड में, यही तो खास बात है। खैर चलो, एनीवे बाकी बोर्ड्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई जानकारी में से कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR चाहिए। अच्छा ITR चाहिए का मतलब वही दो चीज, एक तो हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया है,
अच्छा सेल्स दिया है लेकिन हमको सेल्स नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। और सीओजीएस का फॉर्मूला हम जानते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो कई सारे फॉर्मूले होते हैं बच्चों, लेकिन सवाल में जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसके आधार पर फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मजा फिर नहीं आवेगा। तो यहां देखो पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस वगैरह दे रखा था, तो हमने सवाल में उसका उपयोग कर लिया। इस वाले सवाल में हमको वैसा कोई जानकारी नहीं दिया, सीधा प्रॉफिट दिया। तो प्रॉफिट में भी लूचा दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, लेकिन ये जो सेल वैल्यू है इसमें तो प्रॉफिट जुड़ा होगा, इसमें तो सेल वैल्यू में प्रॉफिट जुड़ा होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा क्या, सबसे पहले मैं यहां कर लेता हूं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, 25% ऑन कॉस्ट। 25% मतलब 25/100 ऑन कॉस्ट। और मैंने कहा है सवाल को सॉल्व तभी कर पाओगे जब दोनों का यूनिट सेम हो। 25% का मतलब इसको कट करेंगे तो 1/4 ऑन कॉस्ट। अच्छा चलो मैं कॉन्सेप्ट तुमको एक बार फिर से बता देता हूं, ये समझ के कि तुमको जानकारी नहीं है। दो चीजें हमको दी गई होती हैं, एक दी गई होती है कॉस्ट, दूसरी दी गई होती है सेल्स। जब भी आपको कॉस्ट से सेल में जाना पड़ता है, केस नंबर 1 आपको जाना है कॉस्ट से सेल में, तो कॉस्ट से सेल में जाने के लिए जो वैल्यू न्यूमरेटर में हमको दी होती है, जो वैल्यू न्यूमरेटर में दी होती है, तो नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। जो भी वैल्यू ऊपर आपको न्यूमरेटर में दी होगी, जो भी वैल्यू आपको ऊपर न्यूमरेटर में दी होगी, आपने उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में प्लस कर देना है। तो उस हिसाब से यहां देखो, उस हिसाब से तो ये कॉस्ट किस में बदल जाएगा, सेल्स में बदल जाएगा। तो यहां देखो 1 अपॉन मैं लिखता हूं 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 4, और सेल में बदलने के लिए हमको क्या ऐड करना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया ऑन। अब 1 कर चुके हैं तो ये कॉस्ट बदल गया किसमें, सेल्स में। किसमें बदल गया, सेल्स में। तो ये 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, 1/5 ऑन सेल्स। 1/5 ऑन सेल्स। बुक में डायरेक्ट दिया होता, बच्चों को समझ में नहीं आता, लॉजिकल तरीके से नहीं करोगे हमेशा प्रॉब्लम होगी। अच्छा कई बार सवाल में आपको सेल्स से कॉस्ट में आना पड़ता है। आपको इधर दिया है सेल्स से आना है कॉस्ट में, सेल्स से आना है कॉस्ट में, तो यहां भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दिया होगा। तो यहां से आपको माइनस करना है न्यूमरेटर, ठीक है। तो अगर आप बड़े से छोटे में आ रहे हो तो न्यूमरेटर को क्या करोगे, माइनस करोगे, और छोटे से बड़े में जा रहे हो तो न्यूमरेटर को क्या करोगे, डिनोमिनेटर में प्लस करोगे। अगर मान लो सवाल में दिया होता हमको 1/5 ऑन सेल्स, तो सेल्स से कॉस्ट में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सेल वैल्यू दे रखी है। बात समझ में आ गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ये वीवीआई हिस्सा था भाई साहब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा था। 95% बच्चा यही गलती करके आ जाता है एग्जाम में। एग्जाम में वो दिया होगा 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 वो निकाल लेगा, 2 लाख का 1/4 निकाल लेगा। भाई ऊपर हमको सेल दे रखी है, कॉस्ट नहीं दे रखी है, और यूनिट सेम होना चाहिए। आओ जरा बेसिक चीजों को समझते चलेंगे। तो ये हो गया 1/5, और सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू है 2 लाख रुपए। सेल वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, बिल्कुल 2 लाख रुपए है। तो ये मेरे पास आ गया कितना, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 40,000। ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 आने का मतलब ये हुआ कि अब मैं निकाल सकता हूं क्या, अब मैं निकाल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है व्हाट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है सवाल में, सेल्स दिया है 2 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 40,000 रुपए।
दोनों को मैंने घटा लिया तो ये मेरे पास निकल के आ गया 1,60,000 रुपए। 1,00,000 कितना 60,000 रुपए। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सवाल में सबसे पहले मैंने निकाल लिया। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा तो मैंने काफी आसानी से कर लिया। आसानी से क्या किया, इसमें भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको मैंने कवर कराया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, अभी एक कहानी और बाकी है। अभी तो सिर्फ COGS निकाला, ITR के लिए एक चीज और निकालना होगा, एवरेज इन्वेंट्री। और सवाल को पढ़ के ये समझ में अच्छे से आ रहा है कि सवाल में हमको एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्ट तो दिया नहीं, देखो ना कितना घुमा के दिया है। आओ जरा एक बार सवाल को पढ़ते हैं। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज, बाप रे बाप, साफ मने तू हो बनच्चर बाड़ो, सीधा बोल देते तो का जाने का हो जाई। अपनी लइका फैका के परेशान करे के चाहेला। खैर हम बानी नु रक्षा ला, कृष्ण बानी हम तरला, चिंता मत कर, रक्षा करम हम। मैंने देखा इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? बिगिनिंग का मतलब हुआ ओपनिंग की बात कर रहा है वो। इधर देखो, बिगिनिंग का मतलब हुआ कि वो कौन से इन्वेंट्री की बात कर रहा है, वो ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, ओपनिंग इज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। ओहो, और इन्वेंट्री एट द एंड को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री एट द एंड को कहा जाता है क्लोजिंग। इन्वेंट्री एट द एंड को कहा जाता है क्लोजिंग, विच वाज 30% ऑफ सेल्स। अब जो लड़का के मैथ कमजोर बा, 10वीं ले नहीं खे पढ़ ले, खाली घूमले बा गलिए 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 गलिए, हौ गली में कौन बा, हौ गली में कौन बा, ओकरा हई सब चीज बुझाया जाता है का लिखल बा। लेकिन टेंशन मतलब हमार तिका बात तिका धीरज रख के सबर रख के प्रेम से सुनब तो बुझाई हम का कहे के चाहता नहीं। भोजपुरियो हम बोले नहीं, अंग्रेजियो बोले नहीं या हिंदियो बोले नहीं। अब फारसी या इटालियन हमारा ना आवेला, अंग्रेजी के फार के बोल देवे नहीं तो फारसी हो जाला, बात खत्म हो गई, वो आवेला। खैर देखा है ने, ध्यान से सवाल को इंटरप्रेट करेंगे। क्या बोला? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। सीधी सी बात है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 है। और जो क्लोजिंग है, विच का मतलब क्या? क्लोजिंग, विच का मतलब यहां किससे हुआ? क्लोजिंग से। बच्चों को तो पहले समझ ही नहीं आएगा, विच का मतलब क्लोजिंग, और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग वाज 30% ऑफ सेल्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% है सेल्स का। सेल्स कितना है सवाल में? सेल्स है 2 लाख, तो 2 लाख का 30% कितना हुआ भाई? 2 लाख का 30% जो होगा वो मेरा क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। तो सबसे पहले जो तुम मैथ में लिखते थे 10वीं क्लास में, क्या लिखते थे? मैथ में 10वीं क्लास में तुम लिखते थे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, याद है? यही बात तो तुम सबसे अच्छे से लिखते थे, इसमें तुमको बहुत मजा आता था लिखने में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन हमको ये बोला कि जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो क्या है? 30% ऑफ सेल्स है, वो है 30% ऑफ सेल्स। ये इक्वेशन निकल के आया 30% ऑफ सेल्स, 30/100, 30/100 इंटू सेल्स कितना है भाई? सेल्स 2 लाख है, सेल्स 2 लाख है, तो 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000 रुपया। लो, 2 लाख का 30% होता है 60,000, ये लो 60,000। और एक कंडीशन सवाल में हमको और दिया है, और वो क्या दिया है भाई? एक सवाल और क्या दिया है? ऑल्सो सवाल में ये बोला है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिए, दिमाग में चीजों को रखना है, माइंड इससे आपका तेज होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्या बोला? 1/3 है, 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। 2 कंडीशन हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं क्लोजिंग जब तक नहीं निकालता क्या ओपनिंग आएगा क्या? और क्लोजिंग के लिए हमको प्रॉफिट
प्रॉफिट तक पहुंचा दिया। कितना घुमा के चीज दिया है, देख रहे हो, साफ नचाइए दिया था, लेकिन हम तुमको नाचने नहीं दिए, हम नाच के बिगवा दिए उसको, नालायक कहीं का। देखो इधर 1/3 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आया 60,000, 1/3 इंटू 60,000, तो ये कट के कितना हो गया भाई, ये कट के मेरे पास हो गया 20,000, ये कट के हो गया कितना 20,000। क्लियर है? तो अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री भी तुम्हारे पास है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तुम्हारे पास है, तो क्या तुम एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकालोगे भाई साहब? अब निकलेगा एवरेज इन्वेंट्री, यस। तो नाउ अब निकालो, निकालेंगे क्या, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, नाउ एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, छोटा सवाल है, बिहार बोर्ड में पूछे हुआ है कई दफा इस तरह के सवाल, याद रखना, पूछ नहीं भी पूछा तो पूछ सकता है, पूछ देगा ना फैन फैन हो जाओगे। एवरेज इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री बराबर, मैं पूरा लिख देता हूं बच्चा समझ के तुमको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस व्हाट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये लो भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आया था ना मन भाई, देखा है ने, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, क्लोजिंग 60,000, तो लो ना भाई, काहे टेंशन में है जी तुम, 20,000 प्लस 60,000, 20 प्लस 60 भागा 2, 80, 80 भागा 2 कितना हुआ, 80 भागा 2 हो गया 40,000 रुपया। तो भैया एवरेज इन्वेंट्री भी तुम्हारे पास आ गया। हमको सवाल में निकालना क्या था मेरे भाई, निकालना था, वो भूलो मत, हमको निकालना था क्या, हमको निकालना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो भैया अब मंजिल तक पहुंच गए हैं, हमको निकालना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल लगन के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ते जाइए। देखिए चैप्टर आपका बवाल नहीं हो गया ना तो कहिएगा, बवाल टीचर बवाल नहीं करता, कॉन्सेप्ट को बवाल तरीके से बच्चों के अंदर डाल देता है। आओ जरा देखो जरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और खासकर मेरी आदत नहीं है अक्सर बोलने की आई एम द बेस्ट, मैंने अपने क्लास में कभी ये बात नहीं कहा होगा, मैं अपने काम से जाना जाता हूं, मैं मेहनत करूंगा, नंबर 1 का फैसला करने का, मुझे नंबर 1 बनने का शौक नहीं है, मेरे यहाँ के बच्चे नंबर 1 बन जाए। यहाँ लोग नंबर 1 बनने के फिराक में इतने हैं कि बच्चे नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं थोड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं, मेरा मानना है कि बच्चों को नंबर 1 बनाना है, मुझे नंबर 1 बनने का शौक नहीं है। मेरे बच्चे अगर नंबर 1 बन जाएंगे तो अपने आप ये मोतिहारी जिला और इस छोटे से इस पूरे वर्ल्ड के हिसाब से मुझे देखा जाए तो शायद इतना माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, तो मैं भी कुछ जगह स्थान पालूंगा अपने आप, सीधी सी बात है। इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, मैं सारे लोगों को यही कहना चाहूंगा। हो गई ज्ञान की बातें, आओ करते हैं सवाल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन व्हाट, एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाला था, COGS हमने निकाला था, कहां निकाला था भाई, हेलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां गया रे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सबसे ऊपर निकाला था, ये देखो COGS कितना है 1,60,000 और एवरेज इन्वेंट्री कितना है 40,000, तो भैया रख देंगे वैल्यू बस, COGS हो गया कितना 1,60,000 और एवरेज इन्वेंट्री हो गया कितना 40,000। भैया इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया 4 टाइम्स। तो ये सबसे खतरनाक चैप्टर सबसे आखिरी में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके दिमाग में सारी चीजें रहें और आप इसका धुआं उड़ा दो। बाकी में तो फॉर्मेट है, टेंशन नहीं है, रिवाइज कर लोगे, लेकिन इसमें ना फॉर्मेट है, चीजों को जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया होगा उसके आधार पर सवाल सॉल्व होगा, तो दिमाग लगाना पड़ता है। इसीलिए आपको रेगुलर रिवीजन में इस चैप्टर को रखना है कि ये चैप्टर आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशान नहीं करे। क्लियर है बच्चों? आओ जरा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का आखिरी सवाल, इस टॉपिक का आखिरी सवाल, जो हमने टारगेट लिया था
उस टारगेट के हिसाब से बिल्कुल मंजिल तक हम पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे और उसके बाद हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खत्म हो जाएगा। और साथ के साथ मान के चलो एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हमारा ये एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंट्री रेशियो ही खत्म हो जाएगा बच्चों। कितनी खुशी की बात है। चलो आओ जरा सॉल्यूशन देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं इस सवाल को भी। ऐसा क्या है इसमें, कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 3-3, 4-4 लाइन का तो सवाल है बिना मतलब का। पिछला सवाल भी सर 3 ही 4 लाइन का था, लेकिन सर इतना लंबा हो गया, क्या करोगे, जाने दो। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सवाल था, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, हमने कर लिया। आओ जरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है दी गई जानकारी के आधार पर। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब 2 चीज पास होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा व्हाट, एवरेज इन्वेंट्री। खोजो जरा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स दिया है। अच्छा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, नेट सेल्स दिया है। नेट सेल्स का मतलब सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस किया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट इस पर निकलवाया नहीं है, निकाल के दे दिया है। चलो थोड़ा सा तो राहत दिया। और अगर नहीं निकलवाया हो, अगर दिया नहीं होता डायरेक्ट, तो हमसे कैलकुलेट करवाता, और कैलकुलेट करवाता तो गलती करवाता कॉस्ट बेसिस पर या सेल्स बेसिस पर, और हम फंसते नहीं, क्योंकि आप विद्यार्थी हो किसको, किसके, आशुतोष सर के। अच्छा, तो सबसे पहला काम तो मैं ये कर लेता हूं कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेता हूं, COGS। अब दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। 2-3 फॉर्मूले बता रखे हैं। पहला फॉर्मूला नहीं होगा, वर्क इन प्रोग्रेस वाला, आइटम्स नहीं दिया। दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं यूज होगा, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तीसरा यूज हो जाएगा। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लूंगा, COGS बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, किसको माइनस कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट को, मैं माइनस कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बच्चों 2 लाख। 2 लाख में से माइनस कर देना है किसको, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, तो भैया ये बच जाएगा कितना, 1.5 लाख। तो सबसे पहले तो मेरे पास आ गया COGS, पहला सॉल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम का। अब मुझे निकालना है क्या, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए देखो क्या बोला, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 60,000, अच्छी बात है। और आखिरी लाइन में क्या बोला, जो थोड़ा सा अटपटा टाइप दिख रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000। ओ भैया क्या बोला, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है ये नहीं बता पाओगे क्या, लो इसमें भी कोई गजब बात है क्या। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है तो फिर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री होगा, जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री होगा उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसको निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री में से, हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर लेना है। क्या माइनस कर लेना है, 20,000 को माइनस कर लेना है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री है भैया, अभी अभी हमने निकाला था, क्वेश्चन में दिया था 60,000, और 20,000 अधिक है तो इसमें से 20,000 माइनस कर लिया, तो ये बच गया हमारे पास 40,000। तो अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री पास है तुम्हारे, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का इस्तेमाल करके एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। COGS हमारे पास है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। और इसी के साथ हमने खत्म कर लिया आज के अपने टारगेट को, बिल्कुल धीरे धीरे हौले हौले। मुस्कुरा दो जरा, मुस्कुरा दो। और इसके साथ ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो बच्चों को बहुत करता है परेशान, हमने उसको काफी अच्छे ढंग से कवर कर लिया बच्चों।
चलो अगली वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक्टिविटी रेशियो ही आपको कवर करा दूंगा और ये रेशियो भी हमारा कवर हो जाएगा और इस चैप्टर का बस मामूली 10% 15% हिस्सा बच जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, फिर हमारा सिलेबस हो जाएगा समाप्त। 100% कवरेज ऑफ सिलेबस ऑन टाइम। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक तुम सारी चीजों को रिवाइज कर लो, पीछे की सारी चीजों को रेगुलर रिवीजन में रखना है तो ही मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। चलो बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।